ममता जी को लगता है कि चुनाव के दौरान अरे कांग्रेस पार्टी क्या 40 सीटें नहीं आने वाली। राहुल गांधी कहते हैं देखिए ममता जी ने तो रास्ता खोल दिया उनके लिए, आप लड़ते रहिए आपस में। आप सुन के हैरान आप हो गए होंगे जब आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना पोलिंग बूथ के सामने, अरे हिंदू खतरे में, हिंदू सब सामने आओ, हिंदू सब सामने आओ, हिंदू सब सामने आओ। कोई और वक्त होता तो शुभेंदु अधिकारी के वोटिंग राइट सीज कर लिए गए होते और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। सोशल जस्टिस की लड़ाई को इतना तेज कर दीजिए कि इनकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि इनका जो आइडिया ऑफ नेशन है वो फिर उन्हीं 4 लोगों के लिए है जो कोई कहां से पैदा हुआ आप जानते हैं, जो द्विज जातियां, उसमें दलितों पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। हमको लगता है कि हम तो एक चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अनायास नहीं है कि जब वो हिस्ट्री की परिभाषा करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में वो कहते हैं कि 1200 साल से हम एक अनवरत युद्ध में फंसे हुए हैं और ये युद्ध हिंदू हारते हुए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सरकार भारत के संविधान को नहीं मानती, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। इसका भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, और ये इसलिए अभी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में काम कर रही है क्योंकि अभी तक इनके पास इतनी ताकत नहीं आई है कि इस संविधान को बदल के अपने हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सके। जिस दिन इनके पास ये ताकत आ जाएगी उस दिन एक क्षण के लिए भी ये सोचेंगे नहीं। और इनको ये मालूम है कि जब सत्ता आपके हाथ में है तब आप न केवल मुसलमानों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बल्कि आप उनको यह एहसास भी करा सकते हैं कि आप इस देश के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो शुद्ध तौर पर सेकंड ग्रेड नागरिकों के स्तर पर ही रहिए। किसी भी हालत में बंगाल को जीतना इनके लिए एक वैचारिक मकसद था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक इलेक्टोरल विक्ट्री है। मैं कहता हूं इलेक्टोरल विक्ट्री तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देर से आने के लिए माफ़ी और जल्दी जाने के लिए एडवांस में माफ़ी। कारण कुछ नहीं, बस जब अजय अनवर साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे एक ही गुजारिश की। मैंने कहा कि चुनाव का वक्त है और चूंकि मेरा एक टीवी चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कभी भी मुझे बुला सकते हैं। अब वो 5 बजे उन्होंने बुला रखा है तो मुझे यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं। कोई और दिन होता तो पूरे समय निश्चित तौर पर बैठता, क्योंकि ये जो विषय है वो विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस पर बोलता भी रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। देखिए, अजीब इत्तेफाक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं स्वीकारोक्ति कर लूँ कि इस किताब को मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हालांकि अली अनवर साहब ने मुझे PDF कॉपी भेजी थी, लेकिन मैं चूँकि कुछ पुराने युग का व्यक्ति हूँ, प्री टेक्नोलॉजी एज का, तो इसलिए वो PDF पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता। किताब को जब तक लाल हरा नीला पेन से अंडरलाइन ना करिए, और अभी योगेंद्र जी की किताब है जिसको मैं काफ़ी अंडरलाइन कर चुका हूँ लाल हरे नीले से, इसमें स्वधर्म की बात की गई है। तो ये अजीब इत्तेफाक है। देखिए कि कल ही चुनाव के नतीजे आए हैं और बंगाल के नतीजे आए हैं और असम के बाद बंगाल, और उस पर पूरी चर्चा मुझे लगता है आने वाले लंबे समय तक होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना ये है कि ये जो हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और किसी भी हालत में बंगाल को जीतना इनके लिए एक वैचारिक मकसद था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक इलेक्टोरल विक्ट्री है। मैं कहता हूं इलेक्टोरल विक्ट्री तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी है, क्योंकि ये यूपी जीत लें, मध्य प्रदेश जीत लें, गुजरात जीत लें, इनको उतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन बंगाल ना जीत पाए, असम ना जीत पाए, जम्मू कश्मीर ना जीत पाए और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ना जीत पाए, तो इनके दिल में हमेशा एक शूल की तरीके से चुभता रहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो इनकी विचारधारा का जो मूल मंत्र है, जो मूल तत्व है, जो फंडामेंटल जो एलिमेंट है, जिसके बगैर
इस वैचारिकी के बारे में हम उसका ना तो अध्ययन कर सकते हैं, ना इसके स्वरूप को समझ सकते हैं, और ना ही इसके खतरे को समझ सकते हैं। और ये वैचारिकी एग्जिस्ट भी नहीं करेगी अगर इसका ये मूल तत्व नहीं होगा। वो मूल तत्व दरअसल है मुसलमानों का विरोध, ईसाइयों का विरोध, और विरोध नहीं, नफरत। ये अकारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई भी आदमी 3 सेंटेंस बिना मुसलमान, बिना ईसाई के का नाम लिए पूरा कर रहे। यह कारण नहीं, ये उनका मूल स्वभाव, मूल तत्व है। और यह भी अकारण नहीं है, हालांकि उसको उन्होंने अब किताब से बाहर कर दिया है, कि बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर लिखते हैं हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, तीन दुश्मन। अब कहते हैं उसको हमने अपनी किताब से बाहर कर दिया है। नेहरू जी की किताब का लिखा हुआ एक वाक्य भी आज तक विड्रॉ नहीं हुआ है। गांधी जी की लिखी हुई इबारतों में से एक शब्द विड्रॉ नहीं हुआ है। आपको अपनी किताब से विड्रॉ करना पड़ रहा है, यही अपने आप में। और उसमें भी जब गोलवलकर अपनी किताब के अंदर झांकते हैं और लिखते हैं, तब वो कहते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर तो हमारे हाथ से लगभग चला गया है, आधा असम भी चला गया है, और बाकी जगह हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में मिनी मिनी पाकिस्तान बन गए या बन रहे हैं। और फिर उसको ये देश की एकता, अखंडता के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर पेश करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र उसमें होता है, जब ईसाई एक दुश्मन के तौर पर उनको वहां पेश किया जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी है, असम में 35% तक उनकी उपस्थिति है, और बंगाल में 28% के आसपास उनकी उपस्थिति है मुसलमानों की। इसलिए उनका जो ये प्रोजेक्ट है, जो भी कह लीजिए उसको, एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें 4 वो किले हैं जिनको फतह किए बगैर इनका हिंदुत्व का प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता। और इनको ये मालूम है कि जब सत्ता आपके हाथ में है, तब आप न केवल मुसलमानों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बल्कि आप उनको यह एहसास भी करा सकते हैं कि आप इस देश के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो शुद्ध तौर पर सेकंड ग्रेड नागरिकों के स्तर पर ही रहिए। और उस संदर्भ में जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों के साथ ये कह रहा था कि दरअसल ये चुनाव इस देश की राजनीति में एक प्रयोगशाला के तौर पर बंगाल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक प्रयोगशाला, इट्स ए लेबोरेटरी। और अगर इस प्रयोग में कामयाब हो गए तो ये देश के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बहुत खतरे की बात होगी। और एक बात और हमें समझना चाहिए कि जब कोई विचारधारा हो, तो मैं सांप्रदायिकता के संदर्भ में क्यों ये बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता क्या है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हम सब लोग जो गलती करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य पार्टी है, सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं, वो एक सामान्य पार्टी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी की तरीके से नहीं है, वो बीएसपी की तरीके से नहीं है, वो कांग्रेस की तरीके से नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरीके से नहीं, वो एक अलग तरीके की पार्टी है। और उसकी जो सरकार केंद्र के अंदर है, ये भी मनमोहन सिंह जैसी सरकार नहीं है, या अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीके की सरकार है। और जब मैं कहता हूं अलग तरीके की सरकार है, तो मैं ये भी कहता हूं कि जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को इस देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और सत्ता के हस्तांतरण के साथ जो नेचर ऑफ द स्टेट है वो बदला, क्योंकि उसके पहले अंग्रेजों की सरकार, उनके कंसर्न्स अलग थे, उनके इश्यूज अलग थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी अलग थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो बर्तानिया की सरकार के लिए काम कर रहे थे। तो जो बर्तानिया की सरकार के कंसर्न इश्यूज थे वो 15 अगस्त 1947 के पहले थे। जब 15 अगस्त 1947 के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, जब इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तो वो नेचर ऑफ स्टेट पूरी तरीके से बदल गया। उसके कंसर्न, उनके इंटरेस्ट इस देश के लोगों के प्रति थे।
इसी तरीके से 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके कंसर्न्स, उनके इश्यूज, उनके मुद्दे वो सब अलग है, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे कि सांप्रदायिकता एक तरीके की खास तरीके की वैचारिक है, और ये जो सांप्रदायिकता है, जब तक आप उस विचारधारा के संदर्भ को नहीं समझेंगे, उसके अगर मैं योगिन जी के शब्दों का उदाहरण ले लूं, उसके स्वधर्म को नहीं समझेंगे, तब तक आप नहीं समझ सकते उसको। तो जो 15 अगस्त जो 2014 को जब सरकार आई, वो सिर्फ सत्ता का सामान्य हस्तांतरण नहीं था कि जैसे आपने देखा कि मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, या इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी से मनमोहन सिंह को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। वो फिर उस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो जो सत्ता का हस्तांतरण था वो भारत के संविधान की 4 दीवारों के बीच में था। उसमें एक आम सहमति थी, वो सहमति थी हमारा संविधानवाद। वो जो संदर्भ था वो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था, उसमें एक लिहाज था। उसको हम नेहरूवियन कंसेंसस कह सकते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस कह सकते हैं, उसको डेमोक्रेटिक कंसेंसस कह सकते हैं, लेकिन एक कंसेंसस था, एक आम आदमी, एक आम सहमति थी। और वो आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि दरअसल वो आम सहमति अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में क्यों नहीं थी? क्योंकि वो भी सरकार इसी तरीके की होती अगर वो गठबंधन की सरकार नहीं होती। चूंकि वो गठबंधन की सरकार थी, इसलिए मजबूरी थी कि आप उस सहमति को माने। और दूसरी बात, ये वो सरकार थी जो दरअसल हिंदुस्तान के संविधान और डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने लिए लेजिटिमेसी चाहती, क्योंकि विचारधारा तब तक लोगों के बीच में स्वीकार नहीं होगी जब तक उसके प्रति जब तक वो लोगों से उसकी लेजिटिमेसी ना मिले। तो भारत के संविधान, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के चुनाव तंत्र का फायदा उठा के उन्होंने पहले लेजिटिमेसी हासिल की, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे को पेश किया। और जब वो लेजिटिमेसी हासिल हो गई, 2014 में अपनी पूरी सरकार आ गई, तब उन्होंने अपना पूरा स्वरूप दिखाया। इसलिए जो बार बार 2014 के पहले और 2014 के बाद एक वाटरशेड मोमेंट है हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, क्योंकि इस सरकार का स्वरूप, यह सरकार भारत के संविधान को नहीं मानती, यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। इसका भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, और यह इसलिए अभी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में काम कर रही है क्योंकि अभी तक इनके पास इतनी ताकत नहीं आई है कि इस संविधान को बदल के अपने हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सके। जिस दिन इनके पास ये ताकत आ जाएगी, उस दिन एक क्षण के लिए भी ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये अनायास नहीं है कि जब भारत का संविधान बना, जब उसको अडॉप्ट किया गया, तो उसके बारे में कहा गया कि ये तो अपशकुन है, इसमें भारतीय तत्व नहीं है, इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये सावरकर ने भी कहा, ये गोलवलकर ने भी कहा, ये आरएसएस के तमाम लोगों ने कहा। अब ये कहने लगे कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। तो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इनके मन में किसी तरीके के कोई आस्था, कोई श्रद्धा, कोई कुछ नहीं, ये समझ ले हमारे साथ। लोग भूल गए कि जब हिंदू कोड बिल आ रहा था और बाबा साहब अंबेडकर जब उसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, तो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या गालियां नहीं दी गई। ये दिल से बाबा साहब अंबेडकर को कभी स्वीकार नहीं कर सकते और दिल से कभी महात्मा गांधी को भी स्वीकार नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने 1962-63 में महात्मा गांधी को अपने आप प्रातःस्मरणीय बना दिया। क्योंकि दोनों व्यक्तियों की जो सोच है वो इस पूरी वैचारिकी के पूर्व के बिल्कुल दूसरे ध्रुव पे खड़ी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि 2014 के बाद जो सरकार है, अगर इसको हम कंफ्यूज करेंगे कि ये भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार है और ये बिल्कुल उसी तरीके की सरकार है जैसे मनमोहन सिंह की सरकार है, तो हम वो सारी गलतियां करेंगे जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। और विचारधारा की एक बड़ी खासियत होती है। इसलिए मैं कहा कि इंडिया 2014 के बाद जो मैं इसको डिफाइन करता हूं, मैं डिफाइन करता हूं इट्स अ मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, कि हम अभी पूरी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्टेट का सामना नहीं कर रहे हैं, जैसे लोगों ने सोवियत यूनियन में देखा, जैसे चीन में देखा, या जैसे ईरान में देख रहे हैं, जैसे हम इजराइल के अंदर देख रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसकी आहट सुन रहे हैं, और उस आहट को सुनते ही जिस तरीके के संकट में हम लोग घिरे हुए हैं, वो समझ लीजिए अगर आइडियोलॉजिकल स्टेट होगा तो क्या होगा। आइडियोलॉजिकल स्टेट में उस समाज के, उस राज्य सरकार के, उस पूरी व्यवस्था के एक भी सेक्टर के पास ये स्वाधीनता नहीं है कि वो अपने अभीष्ट या अपने यूटोपिया से अलग कोई काम करता हुआ दिखाई पड़े।
अगर वो उसमें भागीदार नहीं है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट यूटोपिया, एंड इनका यूटोपिया इज अ हिंदू राष्ट्र, एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अपोज्ड टू दैट आइडिया, who differs with that idea, who does not participate in the construction of that idea, has no other reason to exist in that system. Either he will be annihilated or he will be marginalized. तो जो लोग हम सोचते हैं कि मीडिया स्वतंत्र होगा, मीडिया सवाल ही नहीं उठता स्वतंत्र होगा, जुडिशरी स्वतंत्र होगी सवाल ही नहीं उठता, कैग होगा सवाल ही नहीं उठता, कोई भी इस व्यवस्था के अंदर जो भी आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम नहीं करेगा या उसमें हिस्सा नहीं लेगा, वो या तो सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा या फिर वो मार्जिनलाइज हो जाएगा। तो जो कुछ भी स्वरूप हम आज इस वक्त देख रहे हैं संस्थाओं का, उसको हमें हैरानी होती है। और ये जो विचारधारा की खासियत होती है, वो अपने यूटोपिया को पाने के लिए 365 दिन 24 घंटे वॉर मोड में होती है, वो हमेशा युद्ध लड़ती रहती है, वो युद्ध के मोड में रहती है। हमको लगता है कि हम तो एक चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अनायास नहीं है कि जब वो हिस्ट्री की परिभाषा करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में वो कहते हैं कि 1200 साल से हम एक अनवरत युद्ध में फंसे हुए हैं और ये युद्ध हिंदू हारते हुए अफोर्ड नहीं कर सकता, कम व्हाट मे ही हैज टू विन। और हिटलर ने जो बात अपनी किताब में लिखी थी इंटरनल एनिमीज को लेके, जो बात गोलवलकर ने भी अपनी किताब में इंटरनल एनिमीज के बारे में बातचीत की है, उसको थोड़ा सा परिष्कार करके मोहन भागवत कहते हैं कि ये इंटरनल वीकनेसेस है। वो वीकनेस शब्द का मतलब आप भी जानते हैं, एंड इस वीकनेस को हमें दूर करना है। वो जो वीकनेस दूर करना है वो मॉब लिंचिंग है। नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन थोड़े समझदार हो गए। अब वो चूंकि 3 बार इनके ऊपर वो प्रतिबंध लग चुका है, जब कोई भी संगठन प्रतिबंधित होता है तो वो जो लिविंग टेक्स्ट होता है वो नहीं छोड़ता। आप कोई भी अंडरग्राउंड संगठन के बारे में आप देख लें, कभी लिविंग टेक्स्ट छोड़ेगा नहीं। जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ, बाकी अब उसको भी वो कहीं विड्रॉ करने के फॉर्म में, तो कंटिन्यूअसली वॉर मोड में रहता है। ये जो सांप्रदायिकता, आप सुन के हैरान आप हो गए होंगे जब आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना पोलिंग बूथ के सामने, अरे हिंदू खतरे में, हिंदू सब सामने आओ, हिंदू सब सामने आओ, हिंदू सब सामने आओ। कोई और वक्त होता तो शुभेंदु अधिकारी के वोटिंग राइट सीज कर लिए गए होते और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे जो महान सीईसी साहब हैं, जब कोई मोदी जी को टेररिस्ट कहता है तो उस पर नोटिस भेज देते हैं। जब कोई वहां खुलेआम धर्म के आधार पर वोट मांगता है, नफरत फैलाता है तो यहां उनको ध्यान नहीं पड़ता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के जमाने में सीईसी या इलेक्शन कमीशन आजाद है ना, वो उसी कर्म में जुटे हुए हैं। उनको हिंदू राष्ट्र दिखाई पड़ रहा और वो हिंदू राष्ट्र को ही बनाने की दिशा में, और वो हिंदू राष्ट्र कब आएगा? जब आप उनको पता चल गया कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो अपनी विचारधारा, अपनी वैचारिकी और अपनी सांप्रदायिकता को कैसे और किस तरीके से फैला सकते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। 2014 के पहले वो तमाम लोग जिनको शर्म आती थी अपने आप को बताने के लिए मैं फला संगठन से जुड़ा हुआ हूं, आज चौड़े के साथ कहते हैं। और हमारे अपने घरों के अंदर हम उनको पहचान नहीं पाते, क्या ये वही व्यक्ति था? हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये लोग, और पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो, इसको हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी विचारधारा, कोई भी आइडियोलॉजिकल स्टेट हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो उस प्रोपेगेंडा उसका इंटीग्रल पार्ट है। और वो इस कदर प्रोपेगेंडा करने में सरकार या ये विचारधारा या ये संगठन इतना सिद्धहस्त है कि हमारे आपके बीच में बैठे हुए बहुत ही कट्टर सेकुलर लोग, कट्टर शब्द आजकल थोड़ा वो हो गया है, हमारे दोस्त भी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो कट्टर शब्द जो है, कट्टर जो सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, कट्टर सेकुलर जो है, जिनकी सेकुलरिज्म में किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं है, वो भी वही भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं जो भाषा सरकार चाहती है कि वो बोले, और पूरी तरीके से कन्विंस होते हैं। क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल स्टेट होता है उसका फंडामेंटल होता है टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कलेक्टिव माइंड, मतलब सामूहिक चेतना की परिसंरचना कंटिन्यूअस होती रहती है। और तभी आप देखिए आरएसएस का आदमी क्या कहता है, हम तो व्यक्ति निर्माण में लगे, वो व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं,
हमने तो सुना था कि भगवान निर्माण करते हैं और वो व्यक्ति का निर्माण लगे हुए, तो वो क्या है? ये जो प्रोपेगेंडा है ये लगातार आपके दिमाग को अटैक करता रहता है। एक सच को, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उस सच को मानने लगे। मैं आपको उदाहरण देता था, मैं आज से करीब 4-5 साल पहले मैं बंगाल में गया था उनके डिबेटिंग क्लब में, और बहुत पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, और रास्ते में बातचीत होने लगी क्योंकि वक्त लंबा था। तो हमने ऐसे ही पूछा कि क्या हो रहा है आपके यहाँ हिंदू मुसलमान के मसले पे। बोले अरे भाई साहब क्या बताएं आपको कि बंगाल में तो 40% मुसलमान हो गए। 40 नहीं, हिंदुस्तान में 40% मुसलमान हो गए, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा देश ही गजवा हिंद हो जाएगा। मैं उनकी तरफ देख रहा तो पढ़े लिखे दिखाई पड़ रहे थे, अच्छी गाड़ियों में थे, ऐसा भी नहीं था कि किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान हो। मैंने कहा आपको किसने कहा कि 40% मुसलमान इस देश के अंदर हो गए? उन्होंने नहीं, सबको मालूम है। मैंने कहा आपके पास फोन है, एक मिनट जरा गूगल कर लेना। जब उन्होंने गूगल किया तो देखा वहां तो 13% समथिंग था। मैंने कहा आप 40% सोच रहे हैं और ये 13% के आसपास है। बोला नहीं भाई साहब देखिए बढ़ तो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, अब क्योंकि झेप हो गए, बढ़ तो रहे हैं देखिए बड़ी तेजी के साथ, ये तो ठीक बात नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके दिमाग को कारपेट बॉम्बिंग के द्वारा लगातार बदला जा रहा है, लगातार एक चेतना को उनके दिमाग के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और वार मोड में समझाया जा रहा है। तो एक तरफ उनकी तैयारी यह है और दूसरी तरफ इधर तैयारी यह है कि ममता जी को लगता है कि चुनाव के दौरान अरे कांग्रेस पार्टी क्या 40 सीटें नहीं आने वाली। राहुल गांधी कहते हैं देखिए ममता जी ने तो रास्ता खोल दिया उनके लिए, आप लड़ते रहिए आपस में। तो जब तक ये जो पूरी वैचारिकी है, जब तक इसके स्वभाव को नहीं समझेंगे, इसके मूल तत्व को नहीं समझेंगे, और जब तक आप समझ के उसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हिंदुस्तान इस वक्त एक वॉर जोन में है, आप जंग के मैदान में हैं, और जंग के मैदान में जब आदमी होता है तो वो जंग वही जीतता है जिसकी रणनीति ज्यादा बेहतर होती है। बाबर आया था 10,000 लोगों को लेकर, और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन वो जीत गया क्योंकि उसकी रणनीति थी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप लड़ किससे रहे, तो सवाल से सांप्रदायिकता का नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इस सवाल को क्यों नहीं मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को इतना तेज कर दीजिए कि इनकी हालत खराब हो जाए, क्योंकि इनका जो आइडिया ऑफ नेशन है वो फिर उन्हीं 4 लोगों के लिए है जो कोई कहां से पैदा हुआ आप जानते हैं, जो द्विज जातियां, उसमें दलितों पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा तिरस्म पैदा कर दिया कि दलित पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ जाने लगा, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से निराश है, या दूसरी पार्टियां उनको वो भरोसा देने में कामयाब नहीं है कि हम आपके हक की लड़ाई लड़ते, और फिर उसको ये बहुत चालाकी के साथ जातिवाद के तौर पर बदल देते कि ये तो जातिवादी पार्टी है, भयंकर तरीके से जातिवादी पार्टी, जातिवाद कर रहे हैं। इससे तो घृणित कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब आप 4000 साल से जातिवाद कर रहे थे, जात के नाम पे दलितों पिछड़ों को जब आप इंसान से बदतर जिंदगी दे रहे थे, तब वो जातिवाद नहीं था। आज सिर उठा के उसको चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है, तो आप उसको जातिवाद कहें। लालू यादव जी आपको जातिवादी लगने लगते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई, आज दलित पिछड़ा तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। जब निचले तबके से चुनौती मिलती है, तब तक उसको ये कह के बिसरा दिया जाता है ये तो जातिवादी लोग हैं। सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठा के देख लीजिए मैट्रिमोनियल में कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा जातिवादी हैं। सुंदर सुशील कन्या चाहिए फला खास वर्ण की, फला खास जाति की, वो जातिवाद नहीं, गोत्र। हाँ, कलर, आई कंप्लीटली एग्री। तो ये कहना कि इसलिए, और इनका डिलेमा क्या है कि ये अपने दिल में ये मानते हैं, इनकी अपनी थीसिस है कि जातिवाद जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हिंदू बचा रहा। नहीं तो देखिए वो इजराइल और फलस्तीन में जो जातियां थी वो कहां गायब हो गई, वो तो धर्म के धर्म पूरे के पूरे गायब हो गए। हम बचे रहे क्योंकि हमारे यहां कास्ट स्ट्रक्चर। तो ये कास्ट स्ट्रक्चर के अनुशासन को मानते हैं, उस व्यवस्था के प्रति अपने आप को अनुग्रहित भी मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि जब तक ये जाति प्रथा है तब तक हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। ये डिलेमा है।
इसलिए जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, बड़े पैमाने पर कास्ट सेंसस की बात की, तो शुरू में कहा कि यह पाप है, और बाद में क्या कहा, पहलगाम के हमले के बाद, नहीं जी हम भी कास्ट सेंसस करें। और जब कास्ट सेंसस करने की बात है तो कास्ट हटा दिया उसमें से, क्योंकि ये इनका आइडियोलॉजिकल डिलेमा है। लेकिन वो, अब आप पूछेंगे फिर ये कास्ट सेंसस के लिए क्यों तैयार हो गए? वो इसलिए तैयार हो गए कि जो इलेक्टोरल एफिकेसी है, उनको मालूम है कि अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारी विचारधारा बढ़ नहीं सकती, और चुनाव जीतने के लिए हमें दलितों पिछड़ों का वोट चाहिए। इसलिए अगर कहीं भी हमको आइडियोलॉजिकल रिट्रीट भी करना है या आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट भी करना है, तो हम वो आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट अभी कर लें, क्योंकि अगर हम आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और अगर कहीं सत्ता हम खो बैठे, तो फिर जो हमारा काम है हिंदू यूनिटी का, वो नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है, थोड़ा सा मैं आपकी राय से, जावेद भाई मैं आपकी राय से थोड़ा असहमत हूं। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जातिवाद खूब फैलना चाहिए, जबरदस्त तरीके से जातिवाद होना चाहिए। जब तक समाज के, जिनको हम निचले तबके का मानते हैं, जब तक उसको अपनी एक खास जाति में जन्म लेने का, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको गर्व का भाव नहीं होगा, तब तक वो लड़ेगा कैसे? क्योंकि आपने तो धर्म के आधार पर उसके दिमाग में डाल दिया है कि आप फला जाति में इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि पिछले जन्मों में आपने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में आप उनके आश्रित होने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए मजबूर हैं। तो जातिवाद तो बढ़ना चाहिए, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। रतनलाल जी को अगर अपनी जाति पर गर्व नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हीन भावना से शिकार है। और जितना जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जातिवाद बढ़ेगा तैसे तैसे इनको चुनौती मिलेगी, इनके वर्चस्व को खतरा होगा। इसीलिए कभी नहीं चाहेंगे कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है मजबूत हो। मेरा मानना है कि अगर आपको सांप्रदायिकता का सामना करना है तो सोशल जस्टिस की लड़ाई को एक तूफान में बदल दीजिए, एक ऐसे तूफान में बदल दीजिए ताकि क्योंकि इनके आइडिया ऑफ नेशन में वही वर्चस्ववादी जातियां हैं जो हजारों साल से शासन करती रही हैं। ये कभी उनको लीडरशिप नहीं देंगे, ये कभी सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं कराएंगे, ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए और अपने विचारधारा को इस देश के ऊपर थोपने के लिए और अपने सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो फिर ये जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है इसको मजबूत करना पड़ेगा और इसको कमजोर करने वाले लोगों को अपने से दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।